हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वंडरिंग की आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो फटाफट शुरू कर दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है और एग्जाम्स बहुत पास में है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी के इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स में जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम कवर तो दोनों करेंगे बट सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला ही चैप्टर है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम हर एक चैप्टर्स को एक एक वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे और जो भी टॉपिक्स होंगे हम सारे के सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ये थोड़ा लेंदी तो है बट हम हर एक चीज़ कवर करेंगे, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। पढ़ना तो आखिरकार सब कुछ है, तो क्यों ना हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, फिर हम एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे को टॉपिक कवर करना है कि डिमांड क्या होती है, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाती है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। ये एक एक करके सारे के सारे हमारे को टॉपिक्स कवर करने हैं और एक टॉपिक है कितने, 11। देयर आर 11 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। तो थोड़ा सा तो लेंदी है बट हम हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहला ही टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड होती क्या है? सो डिमांड क्या होती है? जो आप स्कूटी, शूज़, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, फ़ोन्स, इन सब चीज़ों की, कपड़ों की, इन सब चीज़ों की जो डिमांड करते हो, क्या होती है ये डिमांड? क्या होती है ये डिमांड? डिमांड मीन्स डिज़ायर, योर डिज़ायर और विलिंगनेस टू परचेज एनीथिंग, हाँ या नहीं? सो डिमांड डिज़ायर को बोल सकते हैं, हमारी जो डिज़ायर है किसी भी चीज़ को खरीदने की या विलिंगनेस है उसको हम डिमांड बोलते हैं। बट क्या सिर्फ डिज़ायर होना काफ़ी है? मैं चाहती हूँ मेरे को मर्सिडीज़ खरीदनी है, तो क्या मैं इसको डिमांड बोल दूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने की हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो डिमांड सिर्फ विलिंगनेस से नहीं चलता काम, हमारे को विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए। तो तब जाके ये बनता है हमारा डिमांड, अदरवाइज इट विल बी आर डिज़ायर टू परचेज एनी कमोडिटी। सो डिज़ायर के साथ जब एबिलिटी भी मिल जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, डिमांड। तो डिमांड क्या है? विलिंगनेस and ability to purchase a commodity at various possible prices। various possible prices, जो भी उस commodity की जितनी भी prices होंगी, अलग अलग prices में जब हम उस commodity को purchase करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? demand। and demand is measured over a period of time। हो सकता है वो एक दिन में कितनी डिमांड हो रही हो, एक महीने में कितनी डिमांड हो रही हो, एक साल में कितनी डिमांड हो रही हो, 6 महीने में कितनी डिमांड है। तो हम हमेशा जो है डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिमांड? चलिए फटाफट डेफिनेशन हमने जो सीखी, हमने जाना कि डिमांड क्या है। डिमांड फॉर द कमोडिटी refers to the quantities of the commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीखी। डिमांड कब होगा? जब विलिंगनेस एंड एबिलिटी होगी एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, डिमांड। दैट विल बी नोन एज व्हाट, डिमांड। तो फिर कितने डिमांड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे? सेकेंड टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला ही हमारा है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। 2 टाइप के डिमांड कौन कौन से हमारे? सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा हमारा मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जब कोई एक कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है, दैट विल बी नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। जब एक इंडिविजुअल उस कमोडिटी की डिमांड करता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। बट जहां पे सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, मार्केट डिमांड। दैट विल बी नोन एज व्हाट, मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में सेम डेफिनेशन, जो डिमांड की डेफिनेशन पड़ी वही हमारी इंडिविजुअल डिमांड की भी और मार्केट डिमांड की भी, दोनों की डेफिनेशन होगी। बट फर्क क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम सिर्फ बोलेंगे एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। किसको बोल रहे हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ऑल हाउस होल्ड। मार्केट डिमांड में क्या आएगा? ऑल हाउस होल्ड। क्लियर है? नाइस।
तो हमने जाना कि डिमांड अलग अलग टाइप्स, डिमांड क्या होती है, डिमांड के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सेकंड होता है हमारा एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। कौन सा है नेक्स्ट? एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। एक्स एंटे डिमांड कौन सी होती है? जब मेरे किसी भी कमोडिटी को खरीदने की विलिंगनेस हो तब क्या होती है हमारी एक्स एंटे डिमांड। क्या होती है वो? एक्स एंटे डिमांड। बट जब मैं उसको सही में खरीद के लेके आ जाऊं, सही में उसको परचेज कर लूं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोज डिमांड। उसको हम क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है, तो एक्स एंटे में मेरी सिर्फ विलिंगनेस है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, एबिलिटी है मेरे को उसको खरीदने की, बट जब उसको मैं एक्चुअली में परचेज कर लूँ, दैट विल बी नोन एज व्हाट? एक्स पोस्ट डिमांड। तो एक्स एंटे डिमांड बेसिकली मेरी प्लान डिमांड है, मैंने सोच रखा है कि मैं इसको खरीदूंगी। ठीक है, बट एक्सपोज डिमांड मेरी इफेक्टिव डिमांड है, मैं उसको खरीद के लेके आ गई। ठीक, नाइस। नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट कौन सी हमारी? जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड होती है उन गुड्स की डिमांड जो हमेशा साथ में ही यूज होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो बेसिकली जॉइंट डिमांड कौन सी होती है? जहां पे दो गुड्स हमेशा साथ में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, सबसे पहले दिमाग में यही आता है, कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर। ठीक है, पेन, इंक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक साथ यूज होती हैं। तो ऐसे गुड्स की डिमांड जो हमेशा साथ में ही डिमांड करी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। ऐसे डिमांड को हम क्या कहेंगे? जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव डिमांड होती है जब मेरे को एक कमोडिटी की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अभी यही वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए मेरा मेन डिमांड मेरी किस चीज़ की है? कि मुझे वीडियो बनानी है। बट उसको बनाने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इन सबको लाने के लिए, मतलब मेरी डिमांड थी वीडियो की, बट मेरे इस डिमांड के वजह से लैपटॉप की, मोबाइल फ़ोन की, इन सब की डिमांड हुई। तो वो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मेरे कैसे हो जाएंगे? वो डिराइव डिमांड हो जाएंगे। किसी एक चीज़ के डिमांड के वजह से किसी और चीज़ की डिमांड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? कंपोजिट डिमांड होती है उन गुड्स की डिमांड जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हों। क्या हो? मल्टीपल यूजेस। जिसके भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, उस टाइप के डिमांड को, उन गुड्स के डिमांड को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। एग्जाम्पल, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, राइट। ऐसी हमारा स्टील है, स्टील से हम क्या बना सकते हैं? हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, बस बॉडीज, रूम कूलर्स, कार, सो ऑन, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क से हम दही हो गया, हमारा दूध, पीने के लिए दूध हो गया, पनीर हो गया। तो हर एक चीज़ हम दूध से भी बहुत सारे यूजेस उसके आ जाते हैं। तो ऐसे गुड्स जिसके बहुत मल्टीपल यूजेस हों, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड। ठीक है, तो हमने अब तक के 5 टाइप पढ़े। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड, जो एक कंज्यूमर करता है। मार्केट डिमांड, जहाँ पे सारे कंज्यूमर्स करते हैं। फिर हमने सेकंड पढ़ा एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। एक्स एंटे में हमने पढ़ा क्या? कि अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ विलिंगनेस है उसको खरीदने की। ठीक है, प्लान करा है हमने, प्लान डिमांड है वो। और एक्सपोज क्या हो गया? एक्चुअली हम परचेज करके लेके आ गए, दैट विल बी इफेक्टिव डिमांड। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा जॉइंट डिमांड, जहाँ पे दो गुड्स हमेशा जॉइंटली यूज करे जाते हैं और जॉइंटली डिमांडेड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंपोजिट डिमांड, जहाँ पे एक गुड्स के बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस होते हैं। हमने डिराइव डिमांड पढ़ा, जहाँ पे एक गुड्स के वजह से, एक गुड्स की डिमांड की वजह से दूसरे गुड्स की भी डिमांड हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब किन किन रीजंस के वजह से, किन किन चीज़ों के वजह से ये डिमांड चेंज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला ही रीज़न, मोस्ट पॉपुलर रीज़न जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा सबसे पहले आएगा, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो मैं डिमांड कम करूंगी। ऑब्वियस, अगर किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर प्राइसेस कम हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर एक चीज़ कम और दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है, बढ़ती जाती है, या एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम? इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर दोनों साथ में चल रही होती तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते थे। बट प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है?
इनवर्स, क्योंकि प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होने वाली है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, डिमांड चेंज होगा अगर प्राइसेस चेंज होंगे तो? सो वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि इस कमोडिटी के प्राइसेस कितने चेंज हो रहे हैं या कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसके वजह से डिमांड भी चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर की इनकम कितनी है उस पर भी तो डिपेंड करती है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इनकम अगर बढ़ रही है तो मैं अपनी डिमांड भी बढ़ाऊंगी, और अगर इनकम कम हो रही है तो मैं डिमांड भी कम करूंगी? तो जनरली क्या होता है? जनरली हमेशा यही होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, जनरली यही होता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये साथ में नहीं चलते हैं। कौन से केसेस हैं? तो वो तो हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं, तो हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बेसिस पे हमने 3 टाइप के गुड्स बांट दिए। सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स, सबसे पहला नॉर्मल गुड्स, दूसरा है हमारा इंफीरियर गुड्स, एंड तीसरा है हमारा इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तीसरा कौन सा? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो सबसे जो पहला जो है हमारा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम अगर बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। नॉर्मल गुड्स कौन से टाइप के गुड्स हैं? जिनके साथ अगर इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे नॉर्मल गुड्स हमारे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो मैं अपनी उन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ाऊंगी, हाँ या नहीं? तो इनमें क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक चीज़ इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, तो इनके बीच में कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो कोई भी गुड्स में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो उस गुड्स को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड्स। उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप प्लीज याद रखना किसके बीच में? इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऊपर जो था हमारा, ऊपर किसके बीच में था? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एग्जाम्पल क्लॉथ्स एंड शूज एक्सेट्रा। तो बेसिकली अब देखो, क्योंकि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये हमेशा कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा। हमारा ये जो नॉर्मल गुड्स का कर्व है ये कैसे जाएगा? हमारा ऊपर ऐसे, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग जाने वाला है। तो एक साइड हमारी इनकम आएगी और दूसरी साइड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आएगी। प्लीज़ लेबल करना, किसी भी ग्राफ को लेबल करना मत भूलना। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ कर्व बना के आ जाने से काम नहीं चलेगा, लेबल भी करके आना है। अरे कहाँ गायब हो गए आप? एक सेकेंड। यस, आई गॉट इट। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। दूसरा टाइप का गुड्स कौन सा था? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम, और अगर इनकम कम तो डिमांड ज्यादा। ऐसे कब होता है रे? ऐसे कब होता है? तो बेसिकली यहाँ पे इंफीरियर गुड्स में कैसे रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। किसके बीच में? इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और ये होता कहाँ पे है? एग्जाम्पल मेज एंड ज्वार हो गया हमारा, या मैं बोल सकती हूँ ज्वार, मेज और ज्वार हो गया, या साइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, ठीक है? तो बेसिकली इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका कोई ना कोई सुपीरियर गुड होता है। कोई ना कोई क्या होता है? सुपीरियर गुड होता है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेज, ज्वार की, इन सब की बात करूं, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मैं क्या करूंगी? मैं इनकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी एक सर्टेन अमाउंट तक के, ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक के। बट अगर मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं फिर मेज और ज्वार में नहीं रुकूंगी, मैं राइस एंड व्हीट ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा सुपीरियर चीज़ें मैं कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है मेरी मेज एंड ज्वार की एक
टाइम तक के, एक लेवल ऑफ इनकम तक के मेरी उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट उसके बाद वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं सुपीरियर गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स में अब क्या हो रहा है, इनकम बढ़ तो रही है बट मैंने इनकी डिमांड कम कर दी, मेजर जॉर की डिमांड कम हो गई क्योंकि मैं किस में शिफ्ट हो गई, मैं सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट हो गई। ठीक है, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, अब कलर टीवी आ रही है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो टीवी चेंज कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन्स चेंज कर रहे हैं, हाँ या नहीं, तो वो सुपीरियर गुड्स में जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। और इसमें रिलेशन कैसा है हमारा, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसे रिलेशन, इनवर्स। तो इसका कर्व कैसे बनता है, बैकवर्ड स्लोपिंग। इसका कर्व कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे, इसका कर्व यहाँ से इंक्रीज होके ऐसे बैकवर्ड स्लोपिंग जा रहा है ना। सॉरी। सो यहाँ पे ये जो इन्फीरियर गुड्स का कर्व है ये कैसे जा रहा है, बैकवर्ड स्लोपिंग। बैकवर्ड स्लोपिंग कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि पहले जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हम पहले उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बट एक सर्टेन अमाउंट लेवल ऑफ इनकम के बाद उसकी क्वांटिटी हम कम कर देंगे और हम सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज वो गुड्स होते हैं जो एक टाइम तक के मैं उसकी कंजप्शन बढ़ाऊंगी और उसके बाद कांस्टेंट रख दूंगी, चाहे मेरी इनकम बढ़े कम हो उससे मतलब नहीं है, बट एक लेवल ऑफ इनकम तक के मैं उसको क्या करूंगी, कांस्टेंट। जैसे हमारे नमक हो गया, सॉल्ट, मैच बॉक्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं पहले थोड़ा बिल्कुल नमक बिल्कुल भी नहीं डाल रही मैं अपने खाने में, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे और डालती रहूँगी, बट एक सर्टेन लेवल तक के मैं उस नमक को खरीदने वाली हूँ, उसके बाद मैं उसकी कंजप्शन को कांस्टेंट रखने वाली हूँ। ऐसे थोड़ी इनकम बहुत है भाई, पैसा बहुत है, नमक डालो तुम खाने में जितना डालना है, ऐसा तो नहीं होता ना, नमक तो स्वाद अनुसार जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनकी कंजप्शन जो है कांस्टेंट हो जाती है एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। क्या कहते हैं, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। तो इसका कर्व कैसे जाएगा, पहले जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पहले अपवर्ड स्लोपिंग और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी खांसी आ रही है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट फैक्टर इज कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई कंज्यूमर्स के टेस्ट कैसे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के वजह से भी डिमांड बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज क्यों होते हैं, कस्टम्स के वजह से, ट्रेडिशंस के वजह से, ट्रेंड्स के वजह से, फैशन चेंज होता रहता है, न्यू इन्वेंशंस होती रहती हैं, हैबिट्स ऑफ द पीपल, आज कोई आदत है कल कोई आदत छूट जाती है, दूसरी आदत लग जाती है। सो हैबिट्स ऑफ द पीपल, न्यू इन्वेंशंस या ट्रेंड्स, फैशन जो भी चल रहा है उसके हिसाब से लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं और उसकी वजह से डिमांड चेंज होती है कि नहीं होती, बिल्कुल। तो क्या कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को जो इफेक्ट करता है, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब तक हम 3 फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा आगे नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, ये मेरे जो डिमांड है मेरे खुद के प्राइजेस के साथ साथ सामने वाले के प्राइस क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, हाँ या नहीं। मेरे प्राइस के साथ साथ सामने वाले गुड्स के कितने प्राइजेस हैं उस पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये गुड्स हैं कौन कौन से, सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो गुड्स हैं, जो सामने वाले गुड्स हैं, उसको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमेशा एक के जगह दूसरा मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे को फॉर एग्जाम्पल प्यास लग रही है, ठीक है, तो अगर मेरे को प्यास लग रही है तो मैं पानी पी सकती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ, मैं जूस पी सकती हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को कोल्ड ड्रिंक ही पीना है, मेरा मन कर रहा है यार आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं चलो, तो उस कोल्ड ड्रिंक में भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप सारे एक जैसे, हाँ या नहीं, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है, बट क्या मैं अगर मेरे को थम्स अप नहीं मिला, अगर मैं दुकान में गई कि अंकल एक थम्स अप की बॉटल दे दो, उन्होंने कहा बेटा थम्स अप नहीं है तो चलो पेप्सी दे दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसे गुड्स जो एक के जगह दूसरा यूज हो सकता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो एक बात बताओ,
अगर मैं 40 रुपये लेके गई कि अंकल एक काम करो थम्स अप की बॉटल दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बेटा थम्स अप जो है 45 रुपीज़ का हो गया है। मैंने कहा अच्छा, अभी तक के तो 40 रुपीज़ का था। कह रहे हाँ वो तो था, चलो एक काम करो पेप्सी ले लो, पेप्सी 40 रुपीज़ का है। तो क्या मैं पेप्सी मैं पेप्सी ले लूँगी, हाँ या नहीं? तो हुआ क्या कि थम्स अप के प्राइजेस बढ़ने के वजह से क्या पेप्सी की डिमांड बढ़ चुकी है, हाँ या नहीं? थम्स अप के प्राइजेस बढ़ने के वजह से क्या पेप्सी की डिमांड बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे प्राइजेस के साथ साथ सामने वाले के प्राइस क्या चल रहा है उस पर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है कि नहीं? बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर जो पेप्सी बेचता है, उसका मेन पेप्सी है और उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा हो गया? थम्स अप। उसका सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा हो गया? थम्स अप हो गया। तो अगर पेप्सी थम्स अप के प्राइजेस बढ़ गए और हम देख रहे हैं डिमांड किसकी, हम पेप्सी की डिमांड देख रहे हैं, प्राइजेस हम थम्स अप की देख रहे हैं, ठीक है। तो थम्स अप के प्राइजेस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, हाँ या नहीं? तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर मान लो थम्स अप के प्राइसेस कम हो जाते तो मैं तो सीधा थम्स अप लेती ना, पेप्सी नहीं लेती। अगर मैं पेप्सी खरीदने जा रही हूँ बट मुझे पता चला नहीं थम्स अप सस्ता आ रहा है तो मैं सीधा थम्स अप खरीदूंगी। तो यहाँ पे थम्स अप के अगर प्राइसेस कम हो जाते तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाती, होती कि नहीं होती? तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। किसके बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब मेरे सामने वाले के प्राइस, और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो सेम टाइप ऑफ नीड, मतलब मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है और दोनों ही मेरे उस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे हम क्या कहते हैं इनको? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल टी, कॉफी, पेन, पेंसिल, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। बाकी अब तुम्हारे दिमाग में कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मेरे प्राइजेस थे P0 तो क्वांटिटी मेरी कितनी थी? Q0। प्राइजेस जैसे ही बढ़ गए किसके? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कॉफ़ी लिया है और एक डिमांड हम किसकी ले रहे हैं? टी की ले रहे हैं। कॉफ़ी के अगर प्राइजेस बढ़ गए तो अब लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे चाय की क्वांटिटी क्या हो गई? Q1 हो गई, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे जाएगा ये? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमेशा साथ में यूज होते हैं, विच आर यूज्ड जॉइंटली और कंज्यूम टुगेदर। जो हमेशा साथ में यूज होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक है। कार पेट्रोल हो गया हमारा और ब्रेड बटर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो साथ में यूज होते हैं और उनकी डिमांड को हम जॉइंट डिमांड कहते हैं, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का तो दाम बढ़ता जा रहा है, लोग गाड़ी खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, हाँ या नहीं? तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, बट वहीं पे अगर पेट्रोल सस्ता होने लग जाए तो कार की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज पेट्रोल और क्वांटिटी डिमांडेड किसकी? कार की। किसकी? कार की। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? एक साइड मैंने पेट्रोल के प्राइसेस लिए और दूसरी साइड में कार की डिमांड देख रही हूँ, ठीक है। पेट्रोल के यहाँ पे प्राइसेस लिए हैं और यहाँ पे कार के हम क्या देख रहे हैं? डिमांड, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो जब प्राइजेस थे हमारे P0 तो हमारा Q0 यहाँ ये रहा A पॉइंट पे, ठीक है। पर जैसे ही प्राइजेस बढ़ गए हमारी क्वांटिटी डिमांड कार की डिमांड क्या हो गई? कम। हमारी डिमांड क्या हो गई? कार की कम हो गई। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना? B पॉइंट। तो यहाँ पे कर्व कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऊपर कैसे जा रहा था? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे जा रहा था? अपवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ पे कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही है, ठीक है। चलिए तो अब तक के हमने कितने फैक्टर्स पढ़ लिए? 4 फैक्टर्स पढ़ लिए।
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब जो भी बचा है, छोटे छोटे फैक्टर्स बचा है, फटाफट इसे कवर करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फिफ्थ फैक्टर, दैट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्यूचर के प्राइसेस के बारे में हो सकता है वो, या वो गुड्स अवेलेबल होंगे भी कि नहीं होंगे, या उसकी इनकम शायद बढ़ जाए आगे। तो फ्यूचर में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आज की डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लग रहा है कि यार आगे चल के ना एक काम करते हैं, मेरे को मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको एसी खरीदना था, ठीक है, उसने सोचा आगे चल के यार एसी के ना रेट कम हो जाएंगे क्योंकि विंटर सीजन है, तो विंटर में जो है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तब खरीदते हैं, अभी कूलर से काम चलाते हैं। आगे वो कम हो ना हो वो अलग बात है, बट उसने फ्यूचर के बारे में सोचा, जिसके वजह से अभी जो वो एसी खरीदने वाला था अब उसने खरीदना रोक दिया, अब वो नहीं खरीद रहा है। तो इसको क्या आगे के फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन की वजह से अभी की डिमांड इफेक्ट हुई? बिल्कुल हुई, ठीक है। अगर वो सोचे कि नहीं यार आगे चल के अभी मेरे को बोनस मिलेगा, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, आगे मेरे को बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा या प्रमोशन होगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, अभी एसी नहीं खरीदता, आगे चल के खरीदूंगा, तो आगे उसके इनकम के एक्सपेक्टेशन के वजह से अभी की डिमांड रुक गई। रुकी कि नहीं रुकी? बिल्कुल। तो क्या होता है, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के वजह से अगर आज की डिमांड इफेक्ट होती है तो उसको हम कहते हैं क्या? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आज की डिमांड पे भी फर्क पड़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स क्रेडिट पॉलिसी। आज के टाइम पे अगर देखो कि मतलब अब सबके पास गाड़ी है, हाँ या नहीं? सबके पास कार है, सब खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि कार पे अब इजीली लोन मिल जाता है। अगर आपको कार खरीदना है तो उस पर आपको इजीली लोन मिल जाता है, ठीक है। घर खरीदना है, लोन इजीली मिल जाता है। तो अगर आपको इजीली कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है तो उस चीज़ों की डिमांड बढ़ने लग जाती है, हाँ या नहीं? और अगर आपको ये लोन मिलता ही नहीं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई जाती, तो क्या आप ये चीज़ें डिमांड कर पाते? नहीं कर पाते, हाँ या नहीं? डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाती। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं हमारी डिमांड को, हमारे इकोनॉमी में किस चीज़ की कितनी डिमांड होगी या हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर? आई होप आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्योंकि बहुत एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ, वरना क्या ही हो। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो भाई हर घर में चलता होगा। जैसे मम्मी बोलती हैं पापा से कि देखो शर्मा जी ने अपनी वाइफ के लिए जो है डबल डोर फ्रिज खरीदा, आपसे मैं बोलती बोलती थक गई हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब देखा देखी अगर आप तुम उस चीज़ की डिमांड करने लग रहे हो तो दैट इज नोन एज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। उसके पास ये चीज़ है तो मेरे को भी चाहिए, और तुमने उस चीज़ की क्या करी? डिमांड कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्लियर? तो क्या ये देखा देखी भी इफेक्ट करती है डिमांड को? बिल्कुल करती है। नेक्स्ट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी, हाँ या नहीं? अगर पॉपुलेशन कम हो गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे और डिमांड भी कम हो जाएगी। बट क्या साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ साथ कॉम्पोजिशन भी डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। पॉपुलेशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी वहाँ पे उस एरिया में किस चीज़ की डिमांड होने वाली है। अगर उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा टीनेजर्स हैं तो टीनेजर्स के हिसाब से बाइक्स की, वॉचेस की, स्कूटीज़ की, मोबाइल फ़ोन्स की, सबसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन्स की, इन सारी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से डिमांड होगी, बूढ़े ज़्यादा हैं तो दवाइयों की, चश्मों की, इन सारे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, हाँ या नहीं? तो पॉपुलेशन के साइज़ के साथ साथ उसकी कॉम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है डिमांड को, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, तो इससे क्या होता है? अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, तो अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, तो खरीद कौन रहा है? किसके हाथ में सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर है? अमीरों के हाथ में। और ये क्या खरीदेंगे? लग्जरी गुड्स। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये कौन से टाइप के गुड्स खरीदने वाले हैं? लग्जरी गुड्स। तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में तो वहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा लग्जरी गुड्स की होगी, ठीक है। बट अगर वहीं पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको इक्वली पैसा मिले, तो वहाँ पे नेसेसिटीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। सबके पास इक्वल मनी है, इनकम है, तो वहाँ पे हम किस चीज़ की डिमांड होगी सबसे ज़्यादा? नेसेसिटीज़ की,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट किस टाइप का है उसके हिसाब से ही डिमांड भी इफेक्ट करती है। अगर समर वेकेशंस हैं तो समर वेकेशंस बोल रही हूँ, अगर समर सीजन है तो समर क्लॉथ्स की होगी, तुम्हारे आइसक्रीम्स की होगी, कोल्ड ड्रिंक्स की होगी, इन सारी चीज़ों की डिमांड होगी। बट वहीं पे अगर विंटर सीजन है तो वुलन क्लॉथ्स हो गए हमारे, ठीक है, और हीटर्स हो गए, इन सारी चीज़ों की विंटर्स पे डिमांड होने वाली है। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी होने वाली है या किस चीज़ की होने वाली है। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से भी डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर डिमांड गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा दे तो तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तुम्हारी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर दैट विल बी रिड्यूस। तो क्योंकि परचेजिंग पावर तुम्हारी कम हो जाएगी तो डिमांड अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? कम। वहीं पे गवर्नमेंट खर्चा करने लगे, फॉर एग्जांपल रोड्स बनवाने लगे, कंस्ट्रक्शंस करवाने लगे, ब्रिजेस का, वेल्डिंग्स का, तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों के पास इनकम जाएगा, इनकम जाएगा तो वो डिमांड करेंगे, तो वहाँ से डिमांड बढ़ेगी, हाँ या नहीं? तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, कौन कौन सी योजनाएं निकालती है, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा डिमांड, ठीक है। तो डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स, हमने 11 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए अब तक के कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। डन, ओके। तो हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। डिमांड क्या होता है, डिमांड के टाइप्स कितने हैं, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं। डन, आई होप आपको अब तक के बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? फंक्शन बेसिकली कोई ना कोई दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि एक के वजह से जब दूसरी चीज़ इफेक्ट होती है वहाँ पे वो फंक्शन बनता है। क्या बनता है? फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन बेसिकली, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में? यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में बनेगा? डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो जब व्हेन देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप, कैसे रिलेशन है? जब वहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप है डिमांड के बीच में और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो इसका इक्वेशन बनती है हमारी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या कहता है, एक सेकेंड रुक जाओ, ओके, नाइस। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे हमारी डिमांड कम होगी, और प्राइसेस कम हुए तो डिमांड बढ़ेगी। हाँ या नहीं? ऑब्वियस है ये तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही ऑब्वियस चीज कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइसेस कम होंगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। बट शर्त है कि अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, और आई कैन से फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब कि वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे? प्राइस चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमने अजम्पशंस क्या लिए? हमने अजम्पशंस लिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अनचेंज रहेंगे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होगा। मतलब प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल बेसिकली होता है हमारा टैबुलर स्टेटमेंट। एक टेबल के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं कि इतने इतने प्राइजेस पे इतनी इतनी डिमांड होगी, ठीक है, एक टेबल बना दूं, उसमें लिखूं कि ये प्राइजेस हैं, इसमें इतने इतनी डिमांड होगी, दैट इज नोन एज व्हाट? डिमांड शेड्यूल। उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल मैं 2 टाइप के बना सकती हूँ, इंडिविजुअल एंड मार्केट। एक क्या बना सकती हूँ मैं? इंडिविजुअल, दूसरा मार्केट। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? अगर मैं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिखूं कि जब प्राइजेस 100 थे तब वो एक क्वांटिटी डिमांड करेगा। जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रहा है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, 2, 4, 6, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में लिखा। बट वहीं पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 इंडिविजुअल्स ले रही हूँ कि ए तो इतनी डिमांड करेगा और बी इतनी करेगा, तो दोनों की डिमांड को जब मैं ऐड कर दूंगी
दोनों की डिमांड को जब मैं ऐड करूंगी दैट विल बी नोन एज व्हाट, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर्स को कंसीडर करेंगे। अभी एग्जांपल में तो 2 कंज्यूमर्स लिए मैंने, बट मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर्स लेते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व, जब हम इसी को, इस डिमांड शेड्यूल को, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हमने डिमांड शेड्यूल बनाया, तो इसी डिमांड शेड्यूल को जब मैं ग्राफिकली कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट, डिमांड कर्व। ठीक है, सो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज बेसिकली नथिंग बट graphical representation, a highlighter, I need highlighter. Basically डिमांड कर्व इज व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, कि अलग अलग क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटीज कितने कितने प्राइसेस में डिमांड होने वाली है। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के कर्व बनेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। कि इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल था उसको कर्व में अगर रिप्रेजेंट करूँ एंड मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करूँ, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अगर मैं बनाऊंगी तो उसका कर्व हमारा कैसे जाएगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे तुम्हारी डिमांड कम होती जाएगी, तो इसलिए ये कैसे जा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। और अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाऊं तो उसका कैसे बनेगा, पहले मैंने हाउस होल्ड ए का बनाया, फिर बी का बनाया, मैंने ए का बनाया, बी का बनाया, और ए और बी दोनों को ऐड करके मेरा कौन सा बन गया, मेरा मार्केट डिमांड कर्व बन गया। देखो कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर प्राइजेस 100 थे तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, मेरी क्वांटिटी डिमांड 1 हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे 100 थे तो बी कितनी डिमांड कर रहा है, बी 2 डिमांड कर रहा है, तो 1 and 2, 1 + 2 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्केट डिमांड कर्व को, तो क्या 100 के प्राइस में मेरी डिमांड 3 हो रही है, हाँ या नहीं? तो जब 100 प्राइसेस थे तब मेरी डिमांड कितनी हो रही है, 3 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने ए और बी दोनों को ऐड कर करके हमने मार्केट डिमांड बनाया। ठीक है, फाइन, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाता है, ये हम कर्व देख रहे हैं ना, ये कर्व कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो बेसिकली अगर मैं एक ही रीजन, एक ही वर्ड में बोलूँ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। कभी भी देखना, कोई किसी भी 2 चीज के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कर्व हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इसलिए कर्व कैसे जाता है, हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रीजंस पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। क्योंकि मैंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड के वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड एक और चीज बोलता है, क्या, कि अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर्स को तुम्हें चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे होंगे, दिमाग में एक चीज याद रखना कि दूसरे फैक्टर्स को तुम्हें चेंज नहीं करना, सिर्फ तुम किसको चेंज कर सकते हो, प्राइस को। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सब्सटीट्यूट इनकम इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इनकम इफेक्ट। फर्स्ट रीजन इज इनकम इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट, समझते हैं। देखो, अगर इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, वाई से। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इनकम मेरी 1000 है, ठीक, और प्राइजेस अगर 100 है, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी, 10। तब क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी, 10। बट क्योंकि इनकम को चेंज नहीं कर सकते, अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, तो इनकम तो 1000 है, बट प्राइजेस कम होके 50 हो गए। ठीक है, हाफ हो गए। तो यहाँ पे क्वांटिटी अब मैं कितना परचेज कर सकती हूँ, 20। तो अगर मैं इसको देखूं, सिर्फ इस सिनेरियो को देखूं, तो क्या प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले मैं सिर्फ 10 खरीद पाती थी जितनी मेरी इनकम थी, बट अब मैं 20 खरीद सकती हूँ उसी सेम इनकम से, हाँ या नहीं? तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इस वजह से जो है मेरी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और इसी परचेजिंग पावर को हम कहते हैं रियल इनकम। इस परचेजिंग पावर को हम क्या कहते हैं, रियल इनकम। तो अब मैं इस डेफिनेशन को ना पीछे से पढ़ूंगी। देखो, चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज होने के वजह से मेरे रियल इनकम में चेंज आएगा, मेरे परचेजिंग पावर में चेंज आएगा, जिसके वजह से डिमांड में चेंज आया, जिसके वजह से डिमांड में चेंज आया। तो फटाफट देखो,
अब इसको सीधा पढ़ो. What is income effect? A change in the demand on the account of the change in the real income resulting from the change in the price of a commodity is known as income effect. ठीक है, तो प्राइजेस के चेंज आने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर चेंज हुई, परचेजिंग पावर चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हुई. ठीक है, पढ़ना उल्टा है, याद सीधा करना है. ठीक है. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के वजह से जो है मेरी डिमांड चेंज हो रही है. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स हम उसके प्राइजेस तो चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल हमारे प्राइजेस, हमारी डिमांड चेंज होगी सब्स्टिट्यूट गुड के वजह से. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वापस से एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफ़ी का. ठीक है, टी के प्राइजेस 10 थे, कॉफ़ी के भी प्राइजेस 10 थे, कोई दिक्कत नहीं. तो जब प्राइजेस कॉफ़ी के 10 थे तब डिमांड हो रही थी 100, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100. प्राइजेस चाय के तो उतना ही है. ठीक है, चाय के तो उतना ही है क्योंकि हम सामने वाले के प्राइजेस चेंज नहीं कर सकते, बट कॉफ़ी के प्राइजेस क्योंकि 8 हो गए तो अब जो चाय पी रहा था वो भी कॉफ़ी पीने आ जाएगा क्योंकि अब कॉफ़ी सस्ती हो गई. चाय पीने वाला भी अब कॉफ़ी पीने आ जाएगा. तो चाय की डिमांड कम हो गई, बट हमें चाय की डिमांड नहीं देखनी, हमें कॉफ़ी की डिमांड देखनी है. तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी. ठीक है, वहीं पे अगर मान लो मैंने कॉफ़ी जो है के प्राइजेस बढ़ा दिए होते तो मेरी डिमांड क्या हो जाती? कम हो जाती, क्योंकि लोग चाय पीने चले जाते. जाते कि नहीं जाते? बिल्कुल. तो यहाँ पे सामने वाले ने कोई प्राइस चेंज नहीं करे. ऊपर हम जो पढ़ रहे थे उसमें सामने वाला प्राइस चेंज कर रहा था, बट यहाँ पे सामने वाला प्राइस चेंज नहीं कर रहा, मैं प्राइस चेंज कर रही हूँ. और अगर मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए तो सामने वाला रिलेटिवली चीपर दिख रहा है, इसलिए मेरी डिमांड कम हो रही, बढ़ रही है. सॉरी, अगर मैं प्राइसेस जो है बढ़ा रही हूँ तो मेरी डिमांड कम हो रही है. हाँ या नहीं? बिल्कुल. सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इसका मतलब जब हमारे प्राइजेस जो है चेंज होते हैं उससे जो है क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट आता है जब रिलेटिव प्राइजेस चेंज होते हैं. ठीक है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड. मैंने जब अपने प्राइजेस चेंज करे और सामने वाला रिलेटिवली चीपर लगने लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और इस इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को जब मैं ऐड कर दूं इट विल बी नोन एज व्हाट? प्राइस इफेक्ट. उसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इफेक्ट. फाइन. तो इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी नोन एज व्हाट? प्राइस इफेक्ट. फाइन. सो फर्स्ट रीजन वाज इनकम इफेक्ट, जिसके वजह से कर्व डाउनवर्ड जाता है, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. थर्ड इज व्हाट? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अगर प्राइजेस कम हो गए तो पहले जो नहीं खरीद पा रहा था उतने प्राइजेस में अब वो भी खरीदना स्टार्ट कर देगा. सो न्यू बायर्स विल स्टार्ट बाइंग द कमोडिटी. हाँ यानी, और साथ ही साथ ओल्ड कंज्यूमर विल बाय मोर अमाउंट ऑफ कमोडिटी. राइट. तो इससे क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज होगी. ठीक. नेक्स्ट रीजन, लास्ट रीजन इज सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. अगर कोई भी चीज़ सस्ती हो रही है और उसके बहुत ज़्यादा यूजेस है तो लोग क्या करेंगे? उसके और यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, बिजली सस्ती हो गई मान लो, तो भाई वो अब जहाँ पे एसी सिर्फ 2 घंटे चल रहा था अब 10 घंटे चलेगा क्योंकि बिजली सस्ती हो गई. हाँ या नहीं? तो और जिन जिन कामों के लिए भी बिजली यूज़ नहीं करते थे अब उन कामों के लिए भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अच्छे अच्छे टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी कंजप्शन बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सस्ती हो रही है. हाँ या नहीं? तो अगर कोई भी ऐसी गुड्स है जिसके सेवरल यूजेस हैं और उसके प्राइसेस कम हो जाए तो उसके यूजेस बढ़ जाते हैं. जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. बट अगर वहीं पे बिजली महंगी कर दी जाए, वो महंगी हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. अब जहाँ पे मैं इतने सारी चीज़ें चलाती थी, मैं 10 चीज़ें चलाती थी, अब सिर्फ 5 चीज़ें चलाऊंगी उससे. हाँ या नहीं? बिल्कुल. तो सेवरल उसके कितने यूजेस हैं वो भी डिपेंड करती है, मतलब प्राइजेस और यूजेस दोनों जो है क्या है? इंटर डिपेंडेंट है. ठीक. फाइन. तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने रीजंस पढ़ लिए. ठीक है, कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है. बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे कर्व अपवर्ड जा सकता है, मतलब जहां पे डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में. मतलब कि प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तब भी डिमांड बढ़ेगी और अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड कम भी हो सकती है. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? लेट्स स्टडी. सबसे पहला हमारा गिवन गुड्स. कौन से गुड्स? गिवन गुड्स. नाम थोड़ा अजीब है, आई नो.
व्हाट इज गिफ्ट एंड गुड्स? गिफ्ट एंड गुड्स बेसिकली वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसमें लार्ज पार्ट ऑफ इनकम जो है हम खर्च करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लार्ज पार्ट ऑफ इनकम खर्च करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गिफ्ट एंड गुड्स। बट गिफ्ट एंड गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किस किस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशन होता है और वो इंफीरियर गुड्स हैं, उसको हम ये कहते हैं गिफ्ट एंड गुड्स। बट हमने तो ऊपर पढ़ा था कि इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन कैसे आया? अब इसलिए मैं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप्स जब भी देखो प्लीज नोट डाउन करो कि वो रिलेशन हम किसके बीच में देख रहे हैं। अभी हम किसके बीच में देख रहे थे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब ले जाती हूँ मैं आपको इंफीरियर गुड्स में। यहाँ पे हम किसके बीच में देख रहे हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे हम किसके बीच में देख रहे हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वहां पे मैं डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में बता रही हूँ? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है, ये नोट करना। तो गिफ्ट एंड गुड्स को इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे रिलेशन होता है उसमें? डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ओके, एग्जाम्पल बेस्ड और ज्वार वो ले सकते हैं हम सेम, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कौन सा एक्सेप्शन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा? दैट इज आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। ये क्या होता है आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील? जिसको हम कॉन्स्पिशियस कंजप्शन भी कहते हैं। सो व्हाट इज आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील? आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील मतलब ऐसे गुड्स की डिमांड जिसमें कोई ना कोई स्टेटस सिंबल अटैच होता है, तुम उसको लेके घूमते हो क्योंकि भाई स्टेटस दिखाना है अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल दैट इज आईफोन। आईफोन के फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो साइड में रखो, बट उस आईफोन से तुम्हारा स्टेटस शो होता है कि नहीं होता? होता है ना। इस वजह से आईफोन की डिमांड सबसे ज्यादा है। आईफोन लोग, हर एक लोगों को आईफोन क्यों चाहिए? उसके फीचर्स हैं वो तो है, बट वो सेकेंडरी नीड है। प्राइमरी चीज उनका पर्पस क्या है कि भाई हमारे को अपना स्टेटस दिखाना है, उससे हमारे को स्टेटस दिखता है। तो वो गुड्स क्या हो गए वहां पे? आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। यहाँ पे प्राइजेस, आईफोन के अच्छे खासे प्राइजेस हैं, स्टिल उसकी डिमांड है। तो क्या प्राइजेस ज्यादा होने पर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, क्योंकि स्टेटस दिखाना है हमारे को। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील, ठीक है, जो अपील करता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन केस इज एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। अब क्या कंज्यूमर्स सोच सकता है कि यार अभी गोल्ड के दाम अभी बढ़ रहे हैं, हो सकता है आगे और ज्यादा बढ़ जाए, अभी खरीद लेते हैं क्योंकि आगे चल के जो है गोल्ड महंगा हो जाएगा, हो सकता है। तो फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कि अभी प्राइजेस ज्यादा है तो आगे भी और ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए अभी खरीद लेते हैं। तो अभी प्राइजेस ज्यादा, स्टिल मैं डिमांड कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है आगे प्राइजेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसा हो सकता है अभी प्राइजेस कम हो रहे हैं, आगे अभी और 2-3 दिन रुक जाते हैं, वो और कम हो जाएंगे, तब खरीदेंगे, हाँ या नहीं? तो अभी कम प्राइस है, स्टिल डिमांड नहीं हो रही है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। पहला गिफ्ट एंड गुड्स, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। फोर्थ इज इमरजेंसीज। फोर्थ इज व्हाट? इमरजेंसीज। इमरजेंसीज में क्या कह सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल वॉर है, फेमाइन आ गया, ठीक है। तो इन केसेस में क्या हो रहा है? यहाँ पे गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। यहाँ पे गुड्स की क्या होगी? शॉर्टेज। गुड्स की शॉर्टेज की वजह से लोग जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। गुड की शॉर्टेज मतलब क्या? डिमांड बहुत ज्यादा है पर गुड्स बहुत कम है, तभी तो शॉर्टेज आती है। तो डिमांड क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। कभी भी देखो कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ में जो अर्थक्वेक आया था, फ्लड आया, तो उससे क्या हुआ? जो बाढ़ आई थी उससे क्या हुआ था? उससे उसमें जो 5 रुपए की जो बिस्किट पैकेट थे वो 50 रुपए के भी बिक रहे थे, हाँ या नहीं? क्यों? वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी और सप्लाई बहुत कम था, फूड का शॉर्टेज था। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होता है? यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा होने के बावजूद लोग उसे खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? क्योंकि खरीदना ही पड़ेगा भाई, बिल्कुल। तो प्राइजेस, इमरजेंसीज के केस में क्या होता है? प्राइजेस ज्यादा है, स्टिल लोग परचेज कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स इतने महंगे हो गए थे, बट स्टिल लोग खरीद रहे थे उसे, हाँ या नहीं? तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। कौन सा केस? फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी ले लो, हाँ या नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट इज क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। सबके घर में चलता होगा कि भाई ये
ज़्यादा महंगा है तो अच्छे क्वालिटी का होगा, ये सस्ता है तो बुरे क्वालिटी का होगा। तो क्योंकि ये अच्छे ज़्यादा प्राइसेस हैं और अच्छे क्वालिटी का होगा इसलिए उसकी डिमांड होगी, और क्योंकि ये कम प्राइस का है कम क्वालिटी का होगा इसलिए उसकी डिमांड नहीं होगी। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ने काम करा क्या? नहीं करा। तो क्या क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है डिमांड? बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो अब तक के लास्ट हमारा है दैट इज चेंज इन फैशन। फैशन के चेंज होने के वजह से आउटडेटेड फैशन चला गया, आप उसको कितना भी तुम सेल में डालो तब भी वो कोई नहीं आने वाला खरीदने, हाँ या नहीं? सॉरी। तो क्या फैशन के चेंज होने के वजह से, ठीक है, तुम्हारे इमरजेंसी के केस में आर्टिकल ऑफ स्नो अपील, गिवन गुड्स, हमारा क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, क्या ये सारे के सारे इन केसेस में क्या लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है? नहीं कर रहा। सो दीज आर व्हाट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही है ये सारी चीजें। चलिए, तो अब हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स बच गए और हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। दोनों मैं साथ में थोड़ा समझाऊंगी पहले, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो समझिए होता क्या है। एक है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, और दूसरा हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक है मूवमेंट और दूसरा है शिफ्ट। इसको बेसिकली मैं कहती हूं चेंज सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है कि यहाँ पे प्राइस, हमारा जो प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड है वो चेंज होगा, ठीक है, बट अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हैं हमारे, वो अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका उल्टा, यहाँ पे प्राइसेस हमारे कांस्टेंट, मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा बट उसके अलावा बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे। बाकी फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे चेंज होने वाला है। इसका मतलब अगर डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, तब वो चेंज इन डिमांड है। बट अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड तब होता है जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, डिमांड तब होता है जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, ओके। सो अब एक एक करके समझते हैं। अगर आपको ये बेस मेन समझ आ गया कि मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट में, दोनों में फर्क क्या है। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सबसे पहला हमारा क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या कहता है कि चेंज क्यों क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, वाइल अदर डिटर्मिनेंट्स, बाकी अदर फैक्टर्स हमारे कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। उस केस को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे 2 टाइप, एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन और एक हो सकता है एक्सपेंशन। क्या हो सकता है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपेंशन कहता है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन कहता है डिमांड कम होगी। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होना। ठीक है, तो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? हमारा डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का कम होना। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइसेस कम होंगे, और डिमांड कब कम होगी? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बस सिंपल है, बिल्कुल। देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे को अपने प्राइसेस चेंज करना है, तो जब प्राइसेस कम होंगे और डिमांड हमारी बढ़ेगी, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या राइज इन क्वांटिटी डिमांड। और दूसरा केस जहाँ पे हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके वजह से डिमांड कम हो रही है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस, ओन प्राइस। ठीक, तो यहां पे अगर मैं कर्व बनाऊं तो देखो, जब प्राइसेस थे मेरे 10, फॉर एग्जांपल प्राइसेस कितने थे? 10, तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 100 हो गई। अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है? A पॉइंट,
ठीक है। 10 जब प्राइसेस थे तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 100, ठीक है। बट जैसे ही प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड 120 हो गई, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट कहाँ चला गया, अब बी। कर्व चेंज हुआ क्या, नहीं, एक ही कर्व में पहले पॉइंट ए था, अब बी हो गया, नीचे चला गया। कैसा गया ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वहीं पे अगर मैं देखूं तो जब प्राइसेस 10 थे तब 100, प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया केस, यहाँ पे पहले ए नीचे था क्योंकि प्राइसेस 10, प्राइसेस बढ़ गए तो पॉइंट ऊपर चला गया हमारा बी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है, सेम कर्व है बट अपवर्ड जा रहा है। तो इसलिए एक्सपेंशन कैसा स्लोप है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसमें कैसा मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड। बट हमारा कॉन्ट्रैक्शन में कैसा मूवमेंट होता है, अपवर्ड। कैसा मूवमेंट होगा, अपवर्ड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्लियर ना हो, कोई भी डाउट्स आए प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट टॉपिक दैट इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व किसके वजह से होगा, अदर फैक्टर्स के वजह से। क्या मेरे प्राइसेस चेंज होंगे, नहीं, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, ठीक है, सॉरी, प्राइसेस ऑफ द ओन कमोडिटी उसके जो है चेंज नहीं होंगे, और अदर फैक्टर्स के प्राइसेस चेंज होंगे। उसको हम ये कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज और द फॉल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। खुद के प्राइसेस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड और द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब मैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों बोल रही हूं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों बोल रही हूं पता चलेगा। अब देखो, वहां पे हमारा क्या था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड चेंज होना, वहां पे एक्सपेंशन मतलब डिमांड बढ़ना, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ना। फिर दोनों में फर्क क्या है, वहां पे प्राइसेस चेंज हो रहे थे, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहने वाले, ठीक है। ऐसे ही वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब कम होना डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड मतलब भी कम होना, बट वहां पे प्राइस चेंज हो रहे थे, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। देखो क्या यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं आपके, 10 से 8 हो गए और 10 से 12 हो गए, बट यहाँ पे प्राइसेस हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट। प्राइसेस कांस्टेंट है पर क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो दो टाइप में बटा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो प्राइसेस तो कांस्टेंट है पर कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इंक्रीज इन डिमांड में कैसे शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई तो बढ़ने की वजह से वो शिफ्ट कैसा हुआ, राइटवर्ड। बट क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो शिफ्ट कैसे हो रहा है, लेफ्टवर्ड। शिफ्ट कैसे हो रहा है, लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड, और शिफ्ट टू द लेफ्ट किसमें, इन डिक्रीज इन डिमांड में, ठीक। ओके, सो ये चीजें समझ आई, आ गई मैम। अब एक बात बताओ कि अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा, डिमांड चेंज हो रही है, तो व्हाट आर द रीजन, अदर फैक्टर्स। पर अदर फैक्टर्स में क्या, इंक्रीज, डिक्रीज, फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्या। सो लास्ट इसी को हम एक्सटेंड करेंगे और जानेंगे। अच्छा, डिस्टिंक्शन अगर पूछा गया कि डिस्टिंक्शन क्या है ये भी पढ़ लेंगे, बट अभी इसको रोक दो। इसी को एक्सटेंड करके हम पढ़ने वाला है फैक्टर्स विच कॉज चेंज इन डिमांड, कि ये डिमांड में चेंज आता क्यों है। अदर फैक्टर्स है ये तो ठीक है, बट वो अदर फैक्टर्स में क्या। तो अगर हमने दो उसमें देख लिया, एक इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर डिमांड इंक्रीज क्यों हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और अगर कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, कैसे रिलेशन, डायरेक्ट। तो अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन था, तो यहाँ पे फॉल हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आया तो डिमांड बढ़ गई, अनफेवरेबल डिमांड कम हो गई। अगर हमने सोचा कि यार फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे मैं नहीं खरीदूंगी, अभी खरीद लूंगी। अगर मेरे को लग रहा है नहीं आगे चल के कम हो जाएंगे, अभी डिमांड नहीं करूंगी मैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो अभी डिमांड बढ़ जाएगी, बट अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। सो दीज आर द अदर फैक्टर्स, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज इन डिमांड और द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व,
ठीक है, या डिक्रीज इन डिमांड और द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर हमसे डिस्टिंक्शन पूछ लिया कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड द इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि दोनों में ही डिमांड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे प्राइजेस चेंज होंगे, चेंज मतलब प्राइजेस कम होंगे, और यहाँ पे प्राइजेस हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइजेस कम हो रहे हैं, इस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे प्राइसेस सेम प्राइस रहेंगे। दूसरा रीजन हम क्या देंगे कि यहाँ पे जो है खुद के प्राइसेस के वजह से हो रहा है इफेक्ट, बट इंक्रीज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स के वजह से हो रहा है। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट जाता है, बट हमारा इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, डिमांड का बिल्कुल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताएंगे कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए डिमांड जा रही है, बट यहाँ पे प्राइसेस सेम होंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि ओन प्राइसेस के वजह से है और डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स के वजह से है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होता है और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। कोई भी डाउट्स आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हो आप, मैं पक्का रिप्लाई करने वाली हूँ। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करते करते जो है वीडियो वापस से देखते हुए नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आज हमने एक चैप्टर पूरा का पूरा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया। बहुत ही बड़ा चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने इतना टाइम लगाया है तो इससे ही थोड़ा अपोजिट है बिल्कुल सप्लाई, वो तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसी से थोड़े अगले 2-3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या सप्लाई हो, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। सो आज इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।